everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical bonding. This is topic number 5 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th, Chemical Bonding. The topics to be covered in this chapter are these. Out of this, we are done with the few of the topics. If you have missed those videos, you can click on the I button above and see those videos. Today, we are going to study the topic Valence shell electron repulsion theory, which is also known as VSEPR. ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में कहा जाता है राइट अ नोट ऑन VSEPR. तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इसका फुल फॉर्म है V मतलब वैलेंस, S मतलब शेल, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब पेयर, R मतलब रिपल्शन. तो ये हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी. तो आज हम ये थियोरी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. तो आज का थियोरी है VSEPR थियोरी. अब इस थियोरी का ज़रूरत क्यों पड़ा था? एक्चुअली सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो केमिकल नेचर है, फिजिकल नेचर है, वो एक्चुअली डिपेंड किस पे होता है? वो डिपेंड होता है उनके शेप पे. शेप उस मॉलिक्यूल का डिसाइड करेगा कि इसका केमिकल और फिजिकल नेचर होने कैसे वाला है. बट शेप लेविस थियोरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. लेविस थियोरी में हमने शेप कैसा है मॉलिक्यूल का ये नहीं पढ़ पाए. लेविस ने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तब आया ये वाला थियोरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी, जो एक्चुअली मॉलिक्यूल का शेप, उसका ज्योमेट्री बताने के लिए डेवलप हुआ था. तो ये एक्चुअली वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल था, पॉपुलर थियोरीज था, जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में उनका शेप एक्सप्लेन कर रहा था. किसके बेसिस पे? उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेसिस पे. मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है उनमें एटम्स है, वो एटम के पास लोन पेयर्स है. वो लोन पेयर्स, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कहाँ से आए हैं? वैलेंस शेल से. तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन के बेसिस पे ये थियोरी मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहा था. और ये थियोरी किसने डेवलप किया था? ये थियोरी डेवलप किया था सिडविक और पोवेल ने. ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये थियोरी डेवलप किया था. अब ये थियोरी का बेसिक आइडिया क्या था? ये थियोरी बेसिकली इस पे डिपेंडेंट था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हो या बॉन्डेड पेयर हो. ठीक है, लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है. और बॉन्डिंग पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं. तो ये हुआ आपका लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, और ये हुआ बॉन्डिंग पेयर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो इस तरह से ये सारे जो लोन पेयर है, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्चुअली वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं. और इनके बीच में जो भी रिपल्शन होता है उसके बेसिस पे ये थियोरी एक्सप्लेन किया गया था. जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, रियल मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर, अमोनिया, CH4, कोई भी मॉलिक्यूल, C2H6, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एनी मॉलिक्यूल, ये सब जो भी रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली उनका शेप किस पे डिपेंड होता है? उनका शेप इस पे डिपेंड होता है कि उनके जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें कम से कम रिपल्शन हो. तो कोई भी मॉलिक्यूल अपना शेप या ज्योमेट्री किस बेसिस पे डिसाइड करता है? कि उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कम से कम रिपल्शन हो, और उस बेसिस पे वो अपने आप का ज्योमेट्री या शेप डिसाइड करते हैं. ठीक है, और ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री.
कौन से अरेंजमेंट को? इलेक्ट्रॉन खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो, और इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को सबसे कम रिपल्सिव बना सके। ठीक है, अब दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल में। पहला एक होता है जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, उस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, जो एक्चुअली बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करता है, वो एटम के साथ सिर्फ प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे लोन पेयर। और जो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है उसे कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे ये VSEPR थियोरी एक्सप्लेन किया गया था। तो पहला रूल, ये रूल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला रूल, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो या नॉन बॉन्डिंग दैट इज लोन पेयर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो कोई भी मॉलिक्यूल में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो। ये पहला रूल है इस थियरी का, कि कोई भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री किस पे डिपेंड होता है? कि वो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे तरीके से अरेंज्ड हो कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो। सेकेंड रूल है, मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक बात आपको केमिस्ट्री के लिए याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल के पास, जिस भी मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है। जिस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होगा उसमें स्टेबिलिटी कम होगा। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। थर्ड रूल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी। सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं डिटरमाइन कर सकते हो। बॉन्डिंग मतलब सपोज H2O की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन नहीं डिसाइड करेगा कि वाटर का ज्योमेट्री या शेप क्या होगा। लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है वो भी डिसाइड करने वाला है कि शेप वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा। फोर्थ रूल, रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय लोन पेयर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डिंग पेयर। मतलब जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का रिपल्शन ज़्यादा होता है बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल में दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। बट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है उसका रिपल्शन का पावर ज़्यादा रहेगा बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन से। और यदि आपको ट्रेंड लिखना है रिपल्शन का कि कौन से रिपल्शन का ज़्यादा पावर है, तो LP मतलब लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोन पेयर जो भी रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो सपोज कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो दोनों लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होता है लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच का रिपल्शन। एक लोन पेयर और एक बॉन्डिंग पेयर के बीच का रिपल्शन जो होगा वो होगा मीडियम। सेकेंड है सबसे कम किसका रिपल्शन होता है? बॉन्डिंग पेयर का, ठीक है। तो बॉन्डिंग पेयर का जो रिपल्शन होगा वो होगा सबसे कम। तो सपोज मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल का ही एग्जांपल दे देती हूँ। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, दैट इज लोन पेयर ठीक है एंड बॉन्डिंग पेयर। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो जो ये दो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन होगा ये सबसे ज्यादा होगा।
नेक्स्ट किसके बीच का होगा, नेक्स्ट होगा ये बॉन्डिंग पेयर दैट इज हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और ये लोन पेयर का रिपल्शन। और सबसे कम रिपल्शन किसका होगा, ये वाले पेयर का, दैट इज दोनों बॉन्डिंग पेयर का। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका है, लोन पेयर, फिर बॉन्डिंग और लोन पेयर और लास्ट में बॉन्डिंग वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन पेयर रिपल्शन क्यों ज्यादा है बॉन्डिंग पेयर के रिपल्शन से। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बात है जो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है और बॉन्डिंग पेयर का रिपल्शन कम है। तो इसका रीजन ये है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अटैच्ड है। अब ऑक्सीजन के सिर्फ न्यूक्लियस से अटैच है, करेक्ट। तो जब आप बात कर रहे हो लोन पेयर की, तो ये दोनों जो भी लोन पेयर हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ही अटैच्ड हैं, उनके पास और कोई दूसरा न्यूक्लियस नहीं है, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। पर जब आप बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, एक्चुअली वो वाला इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से अटैच है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस से, करेक्ट। जो बॉन्डिंग पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली शेयर होता है दो एटम के बीच में, और शेयर होने के वजह से वो होता है दो न्यूक्लियस से अटैच, और उसको स्टेबिलिटी दो न्यूक्लियस थ्रू मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसलिए बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर का रिपल्शन कम होता है क्योंकि वो दो न्यूक्लियस से अटैच है, और लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियस से अटैच है। और इसलिए नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे आपका मॉलिक्यूल का शेप क्या है। ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्डिंग पेयर हैं, वो डिसाइड करने वाले हैं आपके मॉलिक्यूल का शेप। अब हम देखेंगे कोई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर ही नहीं होते, तो वो लोन पेयर नहीं होने वाले मॉलिक्यूल को रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी हम ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सेंट्रल एटम पे। हम सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि साइड वाले एटम्स की। साइड वाले एटम्स में लोन पेयर हो सकते हैं, बट हमें उसका टेंशन नहीं लेना, हमें सेंट्रल एटम की बात करना है। तो अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो उनकी ज्योमेट्री रेगुलर मतलब क्या, तो जब भी आप बात करोगे ऐसे एटम की जो सेंट्रल एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जैसे CO2, तो CO2 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सिर्फ 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 4, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स मेक 2 पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बनाता है, करेक्ट। तो कार्बन का वैलेंस कितना कार्बन का वैलेंस कितना हुआ, 4, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हुए, 2। तो वो वाला जो मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। तो ये हुआ रेगुलर ज्योमेट्री फॉर सेंट्रल एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप देख सकते हो CO2 का ज्योमेट्री कैसे है या शेप कैसा है, लीनियर है। तो ऑक्सीजन साइड में और बीच में है कार्बन, और ये दोनों बॉन्डिंग पेयर का एंगल है 180 डिग्री, कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। उनकी ज्योमेट्री भी है लीनियर। और भी एग्जांपल देखना है तो है BeBr2। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3। तो अब सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3, तो वो है एग्जाम्पल है BCl3। तो सेंटर पे आप देख सकते हो बोरॉन, और तीनों ग्रीन कलर के जो बॉल्स हैं वो है क्लोरीन। अब इनकी जो बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, क्योंकि बॉन्डिंग पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, क्यों, उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है सिर्फ इस केस में 120 डिग्री, और उसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, और उसकी ज्योमेट्री भी है ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं, तो BF3, BCl3 एंड BH3, तो ये सब होते हैं प्लेनर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब 4 होता है तब उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है,
टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन सेंट्रल कार्बन सपोज बना रहा है 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया टेट्राहाइड्रल। उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या हो गई, टेट्राहाइड्रल। एग्जाम्पल है CH4 NH4 प्लस SiCl4, ठीक है। तो ये हो गई रेगुलर ज्योमेट्री की बात। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की बात करेंगे। तो उसमें होता है सेंट्रल एटम बीच में, और 3 जो एटम्स होते हैं, ठीक है, 3 जो एटम्स होंगे वो सेंट्रल एटम के प्लेन में होंगे, ठीक है। जो सेंट्रल एटम जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसी में ये नेक्स्ट 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा नंबर का एटम सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और 5वां नंबर का एटम सेंट्रल एटम के नीचे, समझ गए। और इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्यों ट्राइगोनल, क्योंकि आप देख सकते हो एक ट्राइंगल बन रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो ये हुआ ट्राइगोनल। बाई पिरामिडल मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो आप इसे ज्वाइन करोगे साइड वाले एटम्स के साथ तो आप देखोगे पिरामिड बन रहा है, करेक्ट। तो ये ऊपर एक पिरामिड बना, वैसा ही एक पिरामिड नीचे भी बनेगा, इसलिए हो गया बाई पिरामिडल। बाई मतलब 2 पिरामिड्स, ठीक है। तो समझ गया होगा आपको इसका नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों है, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ साइड वाले 3 एटम जो उसके प्लेन में प्रेजेंट है वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। और बाई पिरामिडल क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे एक एक एटम प्रेजेंट है, वो साइड वाले एटम्स के साथ एक पिरामिड बना रहे हैं, इसलिए हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका ज्योमेट्री भी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल देखना है तो PCl5 SbF5 A5F5। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर्स 6। नंबर ऑफ लोन पेयर जब 6 होता है तो शेप है ऑक्टाहाइड्रल। अब ऑक्टाहाइड्रल मतलब क्या, एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, ये उसके साथ उसके प्लेन में 4 एटम प्रेजेंट है। देखो सेंट्रल एटम है और उसके साथ उसके प्लेन में 4 एटम्स प्रेजेंट है जो उसके साथ उसके ही प्लेन में। अब एक एटम आपको ऊपर ड्रॉ करना है सेंट्रल एटम के, और एक एटम सेंट्रल एटम के नीचे। जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 आपने एक प्लेन में रखा था, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे क्या करना है 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो हो गया इसका शेप ऑक्टाहाइड्रल। इसका ज्योमेट्री भी ऑक्टाहाइड्रल है। एग्जाम्पल है SF6 TF6 SCF6। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के जिनमें लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ बॉन्डेड पेयर वाले मॉलिक्यूल्स देखे जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर थे ही नहीं, बट अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी है और उनके पास बॉन्डेड पेयर भी है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। AB2E AB3E AB2E2 AB4D, डी नहीं है एक्चुअली, ये भी ई होगा, ठीक है, AB4E ही है। उन्होंने गलती से डी लिखा है, आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना, उसको ई कर लेना। नेक्स्ट है AB3E2, नेक्स्ट AB5E, नेक्स्ट इज AB4E2, जहाँ पे ए मतलब होता है सेंट्रल एटम, बी मतलब होता है बॉन्डेड एटम, ई मतलब लोन पेयर। मीनिंग समझ गया होगा। ए मतलब सेंट्रल एटम, बी मतलब बॉन्डेड एटम, मतलब सेंट्रल एटम के साथ कितने और एटम से बॉन्ड बनाए हैं वो हो गया बी, और सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वो हो गया ई, ठीक है। तो पहला हम शुरू करते हैं AB2E से। उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1। कैसे मैंने पहचाना, ई से, सिर्फ 1 ई है मतलब लोन पेयर 1। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं 2। ये कैसे पहचाना मैंने, बी से, जितने बी रहेंगे उतना बॉन्डेड पेयर रहेगा और जितने ई रहेंगे उतने लोन पेयर। तो AB2E में एक ही ई है तो लोन पेयर 1, 2 बी है इसलिए बॉन्डेड पेयर 2। अब इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है SO2। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर होता है जो सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, वो लोन पेयर का डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए बॉन्डेड पेयर से, क्यों रिपल्शन कम करने के लिए, इसलिए SO2 का स्ट्रक्चर क्या हो गया बेंड, और उनके बीच का एंगल हो गया 119.3 डिग्री
शेप हो गया इसका बेंड, और उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं ओजोन। नेक्स्ट है AB3E। तो अब लोन पेयर कितना है, E1 है इसलिए लोन पेयर 1, B3 है इसलिए बॉन्डेड पेयर 3, और A मतलब सेंट्रल एटम। तो उसका एग्जाम्पल है ये अमोनिया। तो सपोज बीच वाला है नाइट्रोजन, साइड वाले हैं हाइड्रोजन। अब लोन पेयर कितना है अमोनिया के पास, 1। तो उसका लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए उसके बॉन्डेड पेयर से, इसलिए इस तरह का शेप ले लेता है वो, और एंगल हो जाते हैं ये बॉन्डेड पेयर के 106.7 डिग्री, और उसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। एक ही पिरामिड है, करेक्ट, नॉट बाई पिरामिडल, दिस ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके एग्जाम्पल है अमोनिया एंड PCl3। नेक्स्ट है AB2E2। तो अब है E2 इसलिए लोन पेयर भी 2 हो गया, B भी 2 है इसलिए बॉन्डेड पेयर भी 2 हो गया, और A सेंट्रल एटम है। तो ये है आपका एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। तो सपोज ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर है, करेक्ट, तो E हो गया आपका 2, और उसके पास 2 बॉन्डेड पेयर है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट, तो ये हो गया हाइड्रोजन मीन्स बॉन्डेड पेयर। इसका स्ट्रक्चर भी बेंड होता है कि लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी बेंड हो जाता है और एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। तो इसका शेप हो गया बेंड। वाटर के साथ और भी एग्जाम्पल्स है OF2, H2S, HCl2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है AB4E, जहाँ E मतलब एक ही लोन पेयर है और 4B मतलब बॉन्डिंग पेयर 4 है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया SF4। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सी सॉ टाइप, ठीक है। तो लोन पेयर का डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए बॉन्डिंग पेयर से, इसलिए ये स्ट्रक्चर ले लेता है सी सॉ। तो आपने गार्डन में सी सॉ देखा होगा, जो एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड पे दूसरा, और ऊपर नीचे होता है, करेक्ट, उसको सी सॉ कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एकदम सी सॉ की तरह ही दिख रहा है, इसलिए इसको शेप को क्या कहा जाता है, सी सॉ, और उसका एग्जाम्पल है SF4। नेक्स्ट है AB3E2। तो वापस लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 3, करेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया CF3। तो ClF3, तो क्लोरीन सेंट्रल है जिसके पास है 2 लोन पेयर्स, करेक्ट, और उसके पास 3 बॉन्डिंग पेयर्स है, इसलिए उसके पास फ्लोरीन कितने हैं, 3। अब इनके मैक्सिमम डिस्टेंस होने के कि लोन पेयर दोनों एक दूसरे से दूर रहे और बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर भी दूर रहे, तो यही एक शेप पॉसिबल है, और उनका एंगल होता है 86.2 डिग्री, और इसे कहते हैं टी शेप। तो आप देख सकते हैं टी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए टी शेप। इसका एग्जाम्पल है ClF3, BrF3, ICl3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ABFE, सॉरी AB5E, ठीक है। तो E मतलब 1 लोन पेयर, B5 मतलब 5 बॉन्डिंग पेयर, इसका एग्जाम्पल है BrF5, ठीक है। तो बी सेंट्रल एटम है Br और 5 फ्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन जो होते हैं वो ब्रोमीन के ही प्लेन में होते हैं, और 5वां जो होता है वो प्लेन के ऊपर होता है। तो 4 ब्रोमीन के ही प्लेन में और एक ऊपर, और ये स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि देख सकते हो आप एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर बना रहा है एक ही पिरामिड, इसलिए इसको होगा स्क्वायर पिरामिड। अब आप क्लियरली देख सकते हो एक स्क्वायर पिरामिड। इसके एग्जांपल है BrF5 एंड IF5। नेक्स्ट है एग्जांपल है AB4E2। तो लोन पेयर कितने हो गए, 2, B4 है इसलिए बॉन्डिंग पेयर 4, और आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो बीच में रहेगा और जो 4 एटम्स है वो एक प्लेन में रहेंगे जो सेंट्रल एटम के ही प्लेन में है। तो ये सिर्फ एक स्क्वायर बना रहा है, इसलिए है ये स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में है, और इसका एग्जांपल है HCF4। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे विथ एग्जाम्पल, क्योंकि इसके लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की तरफ, जैसे अमोनिया और वाटर। सिर्फ हम इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होते हैं। तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, और साइड वाले एटम्स होते हैं 3 हाइड्रोजन। इसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री एक्चुअली है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या किया था साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल।
और उसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्ट किया था उन लोगों ने 109 डिग्री एंड 28 प्राइम। ये बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड था किसके लिए, अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए, और उसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। अब सेंट्रल जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अमोनिया ऑक्टेट पूरा करता है इसलिए सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के खुद के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो लेता है हाइड्रोजन के साथ शेयर करके, और एक होता है उसके पास लोन पेयर। तो वो क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए उसके पास, वो हाइड्रोजन का शेयर कर रहा है जो बॉन्ड, उधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, और जो एक है वो उसका लोन पेयर। तो 6 + 2 मेक्स इट 8, मतलब उसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया के पास कितने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 टाइप ऑफ। पहला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। अब कितने टाइप ऑफ रिपल्शन होंगे अमोनिया में, तो अमोनिया में होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और दूसरा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्योंकि एक ही लोन पेयर है इसलिए लोन पेयर रिपल्शन का सवाल नहीं उठता, एक लोन पेयर किसके साथ रिपल्स करेगा, करेक्ट। तो लोन पेयर से बॉन्डिंग पेयर के साथ रिपल्स कर सकता है, इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और दूसरा बॉन्डिंग पेयर दूसरे बॉन्डिंग पेयर के साथ रिपेल कर सकता है, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब याद रखना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमोनिया मॉलिक्यूल के पास ये लोन पेयर है और ये बाकी के जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो है बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रांग रिपल्शन है इधर, और इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए उसका एंगल अब हो जाता है 107 डिग्री 18 मिनट, और इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। तो एक्सपेक्टेड शेप क्या था, टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट। बट बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन कम करने के लिए अमोनिया अपना शेप बना लेता है पिरामिडल और एंगल रिड्यूस कर लेता है 107 डिग्री 18 मिनट पे, जिससे उसका लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, दैट इज H2O। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। साइड वाला एटम्स कौन है, हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 6। बट जैसे आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही, बट वो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, और इसलिए ऑक्सीजन के पास अब टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्डिंग के लिए, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, लोन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। तो आप देख सकते हो एक ये लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल का, और ये सेकेंड लोन पेयर है। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 2, तो ये एक बॉन्डिंग पेयर और ये सेकेंड बॉन्डिंग पेयर। अब लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, उतना ज़्यादा कि लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्डिंग पेयर का रिपल्शन भी उसके सामने कम पड़ जाता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर तो रिपल्शन होने ही वाला है, और ये रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा कि मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दोनों लोन पेयर को सबसे ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करेगा, और सबसे ज़्यादा दूर रखने की कोशिश में यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर रिपल्शन भी शुरू हो जाता है। और ये सबको एडजस्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में तीनों रिपल्शन भी है, लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन भी है, बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन भी है, और इसलिए सबको रिड्यूस करने के लिए अपना वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल के बजाय बना लेता है एंगुलर स्ट्रक्चर, दैट इज बेन, और उसका एंगल होता है 104 डिग्री 35 मिनट। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And if you have any doubt, if you want anything from me, any help from me for chemistry, you can ask me on this email ID. And before departing, you may not end up where you thought you were going, but you will always end up where you were meant to be. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.